अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं इरम ज़ईन। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले बड़ी खबर देंगे। पंजाब के बाद कराची में भी कब्जा माफिया की शामत आ गई। सुपर हाईवे पर गैर कानूनी फार्म हाउस गिराए जा रहे हैं। जिले इंतजामिया और SBCA को पुलिस की मदद हासिल है। आपको ये भी बताते चले कि हैवी मशीनरी की मदद से गैर कानूनी फार्म हाउस तोड़ा जा रहा है। तो मलीर में जमीनों पर कब्जे के खिलाफ ये एक्शन। सुपर हाईवे पर कायम बड़ा फार्म हाउस गिराया जा रहा है। जिले इंतजामिया, SBCA और पुलिस ऑपरेशन में शरीक है। बिल्कुल, आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। कब्जा माफिया के खिलाफ ये ऑपरेशन किया जा रहा है। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं हफीज से। जी हफीज, अपडेट कीजिए कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुंचा और अब क्या सूरत हाल है। बिल्कुल, हुकूमत सिंध की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर मलीर जो है वो लीड कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मलीर का इलाका हाईवे का जहां पर फार्म हाउस बने हुए थे, तो आज सुबह सवेरे जो है बल्दियाती अमला, खासतौर पर SBCA का अमला और हैवी मशीनरी और पुलिस की भारी नफरी को तलब किया गया डिप्टी कमिश्नर मलीर के ऑफिस। उसके बाद जो है अचानक जो है जो हाईवे में फार्म हाउस बने हुए हैं उसको मिसमार करने के लिए ऑपरेशन आगाज किया गया। जो हमारे हुकाम से बात हुई है उनका ये कहना है कई सौ एकड़ पर जो अराजी है उसकी अब लीज जो है वो खत्म हो गई है, जबकि कब्जे में जो है इस अराजी का शुमार हो रहा है जहां ऑपरेशन का आगाज किया गया, जहां फार्म हाउस बने थे। तो कई फार्म हाउस जो है उसको मिसमार कर दिया गया है। इस वक्त भी ऑपरेशन जारी है। हैवी मशीनरी मौजूद है, पुलिस का अमला मौजूद है। सिक्योरिटी के हवाले से अब कहा जा रहा है कि रेंजर्स को भी जो है तलब किया गया है। बड़ा ऑपरेशन देखने में आ रहा है। हाईवे पे कई सौ एकड़ पर जो है कई जो है वो फार्म हाउस बने हुए जिनको आज अचानक जिनके खिलाफ एक्शन शुरू किया गया है। जो हमारी हुकाम से बात हुई, मोहम्मद अली हफीज, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अचानक ये ऑपरेशन शुरू किया गया है, तो ऑपरेशन से पहले कोई नोटिस वगैरह दिए गए थे इनको? क्या अब इस वक्त जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पुलिस की नफरी भी यहाँ पर मौजूद है, किसी किस्म की मज़ामत का सामना है इनको? कोई मज़ामत का सामना नहीं हुआ, कोई नोटिस जारी नहीं किए गए थे। अचानक जो है बुलाया गया अमले को कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर मलिक के दफ्तर में, SBCA के अमले को, पुलिस को और दीगर मुतालिका इदारों के अमले को बुलाया गया और अचानक जो है फार्म हाउस की जो अराजी है, जो लैंड है, वहां पर हैवी मशीनरी और अमले को पहुंचा दिया गया और ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रहा है। कहा ही जा रहा है कि 200 से ज्यादा फार्म हाउस है और 500 एकड़ अराजी है जिस पर ऑपरेशन होगा। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, 200 से ज्यादा ये फार्म हाउस है, तो अभी तक कितना जो है वो काम कर लिया गया है और किसी किस्म की मज़ाहमत का सामना तो नहीं है और नोटिस भी नहीं दिए गए इनको पहले? जी बिल्कुल, अचानक ऑपरेशन शुरू किया गया है। जो काम का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर मलीर ने जो है अमले को बुलाया और यहाँ पर जो है मशीनरी और अमले को बुलाया गया, यहाँ पर एक्शन शुरू किया गया। बताया जा रहा है जो डिजाइन किया है एक्शन प्लान, उसमें 200 फार्म हाउस है जिनको मिसमार करना है और 500 एकड़ अराजी है जो वागुजार करवानी है, जिनकी लीज खत्म हो गई है। यहाँ पर कब्जा था। ये अहम मामला है। मलीर डिस्ट्रिक्ट मलीर कब्जों के हवाले से जो है उसके हवाले से काफी पहले भी इत्तलात आई थी और मुख्तलिफ अदवार में जो है मुख्तलिफ इदारे और अब यहाँ पर बाकायदा तौर पर ऑपरेशन किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली हफीज आपका। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने एतराफ किया है कि सुपर हाईवे पर गिराया जाने वाला फार्म हाउस उनके बड़े भाई का है। दावा किया कि एक एक इंच जमीन लीज है, जिसके हाई कोर्ट में कागजात भी मौजूद हैं और स्टे ऑर्डर भी ले रखा है। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ की दुश्मनी और इंतकाम की आग में कार्रवाई की जा रही है। भाई हलीम आदिल शेख साहब के मरीज उसमें मेमन रोड के अंदर कंट्री साइड शैलेस के नाम से वहाँ उनके फॉर्म्स हैं, उनकी लैंड है, उसके ऊपर भी इस वक्त डिमोलिशन चल रही है। ये बदमाशी कर रहे हैं। ये इमरान खान की दुश्मनी में, हलीम आदिल शेख की दुश्मनी में, PTI की दुश्मनी में वज़ीर आला सिंध बिलावल भुट्टो अंधे हो चुके हैं और सिर्फ इन्होंने ये 15 दिन पहले से जब से मेरा अपोजिशन लीडर का था उस वक्त बदमाशी की हुई थी। 2.5 साल से मेरे पीछे लगे हुए थे। एक एक पेपर लेजिटिमेट है, हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है। पूरे सिंध में इन्होंने तबाही बर्बादी करने के बाद एक लेजिटिमेट लैंड को इन्होंने जो है वहाँ सिर्फ हलीम आदिल शेख और PTI दुश्मनी में, इमरान खान दुश्मनी में ये इस वक्त कर रहे हैं। हुकूमत सिंध के तर्जुमान ने पहले ही बता दिया कि लाहौर और सियालकोट की तर्ज पर कराची में भी जमीनों पर कब्जे छुड़ाने के लिए ऑपरेशन किया जाएगा। मुर्तजा वहाब ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो लोग PTI की आड़ में चाइना कटिंग के लिए मशहूर है, लैंड ग्रैबिंग के लिए मशहूर है, वो ये समझ लें कि जिस तरीके से लाहौर सियालकोट में कार्रवाई होती है उस तरीके से अब कार्रवाई इस सूबे में भी की जाएगी। और फिर किसी अदालत के पास नहीं जाइएगा, क्योंकि अब जब कार्रवाई होगी तो चीखें निकलेंगी।
कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी या सियासी जमातों का गठजोड़। समा इन्वेस्टिगेशन ने महमूद आबाद नाले पर इंसदाद तजावजात ऑपरेशन की कली खोल दी। मरकजी नाले पर मौजूद असल तजावजात को हटाने के बजाय गरीबों के घर तोड़े गए। आमिर मजीद की ये रिपोर्ट देखिए। बरसाती नालों की सफाई से शहर तो शायद बच जाए मगर सियासत डूब जाएगी। वो कैसे, आइए जानते हैं। शहर के 4 मरकजी नालों में शामिल महमूदाबाद का बरसाती नाला मंजूर कॉलोनी ही नहीं बल्कि शहर की 30% आबादी के पानी के निकास का जरिया है। टीपू सुल्तान, नूरानी और नर्सरी के नाले भी मंजूर कॉलोनी के मुकाम पर इसी नाले में गिरते हैं। नालों का ये नेटवर्क महमूदाबाद नेटवर्क कहलाता है। गुज़िश्ता साल शारे फैसल पर गाड़ियां बरसाती रेलों में तैरती रहीं, जिसकी वजह महमूदाबाद नेटवर्क पर तजावजात थी, मगर सियासी दबाव की वजह से इन तजावजात को गिराने में किसी की हिम्मत ना हुई। बरसाती नाले पर सरे महल का मुकाम है। सड़क की जगह बंगले और सड़क नाले पर बना दी गई, जबकि रेलवे फाटक नंबर 12 पर तो कब्जा माफिया ने पूरी फैक्ट्री खड़ी कर दी। कराची एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी के करीब CPLC का दफ्तर, के इलेक्ट्रिक का सब स्टेशन और पुलिस स्टेशन भी टीपू सुल्तान नाले के ऊपर बना हुआ है। MPA बिलाल गफ्फार ने समा की तहकीकात की तस्दीक करते हुए कहा कि वो खुद भी चाहते हैं कि नाले की इब्तदा पर कायम असल तजावजात खत्म हों। मेरी KDA, KMC, DMC से एक मुलाकात भी हुई है, जिसमें मैंने इनको ये पाबंद किया है कि इस नाले की सफाई करें, इंक्रोचमेंट हटाएं। आप जितना आगे सफाई कर लेंगे, जब तक आप बेस पे नहीं जाएंगे, जब तक आप उसके बेसिक्स पे नहीं जाएंगे, तो आपका मसाइल रहेंगे। और अब देखिए सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी का हल्का, जहां दिखावे के लिए थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ जरूर हुई, मगर महमूदाबाद नंबर 6 में नाले के दोनों अतराफ सैकड़ों घर जूं के तू मौजूद हैं। औरंगी रोड से आगे के नाले की चौड़ाई को मद्देनजर रख के नाले को डिज़ाइन किया गया, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो ठीक हो गई। तो ये जो भी फैला रहे हैं ये हमारे 2-4 मुखालिफ ही है, बाकी वैसे ऐसी कोई बात नहीं, लोग मुतमईन हैं। ज़ाहिर है जिसका थोड़ा बहुत घर टूटता है उसको तकलीफ ज़रूर होती है। जिनको आप कह रहे हैं कि अपने वोट बचाने के लिए, वो भी मेरे हैं, जिनके घर टूट रहे हैं वो भी मेरे वोटर हैं। महमूदाबाद नंबर 6 ही नहीं बल्कि सईद गनी के हल्के में मौजूद रहमान कॉलोनी, जुनेजो टाउन और आजम बस्ती में भी कई तजावजात हैं और इन्हें भी सियासी कुव्वत का इस्तेमाल करते हुए बचा लिया गया है। महमूदाबाद नाले पर इंसदाद तजावजात ऑपरेशन के बाद बहाली के लिए टेक्निकल स्टडी NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने की, मगर इस रिपोर्ट में नाले का वो हिस्सा जो DHA में मौजूद है उसका जिक्र तक नहीं। गुज़िश्ता साल मॉनसून बारिशों में शारा फैसल ही नहीं बल्कि DHA भी कई दिनों तक डूबा रहा, जिसकी एक वजह कोरंगी रोड पर मौजूद इस मरकजी नाले की चौड़ाई 123 फीट से कम करके 80 फीट होनी है। अर्बन रिसोर्स सेंटर के ज्वाइंट डायरेक्टर जायद फारूक कहते हैं, बोट बेसन की तरह कयूमाबाद के मुकाम पर भी महमूदाबाद नाले का बेसन था, जहां कब्जा करके तामीरात खड़ी कर दी गयी। कयूमाबाद के पास ये एक खुला स्पेस होता था, उसमें ये पानी जब चढ़ता था तो पानी जाके जमा हो जाता था, यानी ये बेसन का काम करता था कि जब पानी ज़्यादा मिकदार में आ जाता था तो वहाँ जमा हो जाता था और फिर वो पानी आहिस्ता आहिस्ता आ जाता था। नाले के बेसन पर तजावजात कैसे कायम हुई? क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं, बोर्ड का काम DHA की देखभाल है, डेवलपमेंट नहीं। इस पे तो मैं कमेंट नहीं कर सकता जी, जो भी हिस्टोरिकली हुआ है ये तो DHA डेवलपर हैं, तो वहाँ से आपको बेहतर इस पे कोई वजाहत मिल सकती है। हम सी लेवल के ऊपर हैं, तो हाई टाइड के वक्त ये प्रॉब्लम होती है और उसी वजह से तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोगों को मैकेनिकली पंप्स के थ्रू पंपिंग करनी पड़ती है। महमूदाबाद नाले पर मौजूद असल तजावजात को ख़त्म किए बगैर सूबाई हुकूमत ने बॉल NDMA के कोर्ट में डालकर जान छुड़ा ली है। बाज़ाहिर ऐसा लगता है सियासी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आकर नालों की सफाई के लिए नुमाइशी इक़दामात कर अवाम को नहीं बल्कि अपनी सियासत को डूबने से बचा लिया है। कैमरा टीम के साथ आमिर मजीद, समा, कराची।
سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے کے لیے وفاقی کابینہ کا بڑا اقدام. کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے سینٹ الیکشن سے متعلق آرڈیننس جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ عوام سے کیا اپنا ایک اور وعدہ پورا کر رہا ہوں. آپ کو اس خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے کے لیے وفاقی کابینہ کا بڑا اقدام. اس کی مزید تفصیلات جانتے ہیں عباس شبیر سے. جی عباس، اپڈیٹ کیجیے. جی بالکل، وفاقی کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے اوپن بیلٹ سے سینٹ انتخابات کروانے کی منظوری دی ہے. سرکولیشن سمری کے ذریعے منظوری دی گئی ہے جس کے مطابق سینٹ انتخابات کے شیڈیول اجرا سے پہلے آرڈیننس جاری ہونے کا بھی امکان ہے. کس ممبر نے کس کو ووٹ دیا سارا عمل سب کے سامنے ہوگا. وفاقی کابینہ نے بیسیکلی وزیر اعظم نے پارٹی رہنماؤں سے گفتگو میں کہا ہے کہ چاہتا ہوں کہ ووٹوں کی خرید و فروخت نہ ہو، سینٹ میں اوپن ووٹنگ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں. تو اب وزیر اعظم نے اس آرڈیننس کی منظوری دی تھی اور اس کے بعد وفاقی کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے اس کو منظور کیا ہے. اب آرڈیننس کا اجرا صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کی رائے سے مشروط ہوگا. ٹھیک ہے، سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے کے لیے وفاقی کابینہ کا بڑا اقدام ہے. اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے بات کرنے کے لیے خالد عظیم صاحب نے. خالد عظیم صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ سب اتنا آسان ہوگا؟ دیکھیں جی، کچھ معاملات ایسے ہیں جو بھی اس وقت عدالت میں ہیں اور ریفرنس کی شکل میں خود عدالت میں حکومت نے وہاں پہ یہ ریفرنس دائر کیا ہوا ہے. اور ممکن ہے کہ اب کوئی ایگریو پارٹی جو ہے وہ اس معاملے کو اس کے ساتھ کلب کرنے کے لیے یا اس پارٹی بننے کے لیے وہاں پہ یہ درخواست دے دے. لیکن جو ایشو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس کے لیے آئینی ترمیم ضروری ہے. آئین کے آرٹیکل 226 میں اس کو ترمیم کرنا ضروری ہے. آئین کا آرٹیکل 59 جو ہے اس میں ترمیم کرنا ضروری ہے، یا پھر الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے جس طرح کے اٹارنی جنرل کا موقف ہے جو اس سے پہلے بھی سمری پیش کی گئی تھی کہ اس کے مطابق یہ الیکشن جو ہے وہ کروا دیا جائے. تو یہ اس چیز کو اب دیکھنا ہوگا. اگر یہ عدالت میں چیلنج نہیں ہوتا تو پھر تو یقینی طور پہ آرڈیننس کے ذریعے حکومت مجاز ہے کہ وہ ترمیم کر سکے کسی بھی قانون میں، اور اس میں وہ ترمیم کا جو عمل ہے اس سے وہ گزر گئی ہے. اور اب یہ آرڈیننس جو ہے وہ ویسے تو 120 دن کے اندر کروانا پڑتا ہے، پارلیمنٹ سے اس کو قانون سازی کروانی پڑتی ہے. لیکن الیکشن چونکہ سر پہ ہیں اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس آرڈیننس کے ذریعے حکومت اپنا وہ مقصد جو ہے وہ حاصل کر لے گی. البتہ دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ اس وقت سپریم کورٹ میں یہ معاملہ زیر التوا ہے تو ممکن ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس کو وہاں پہ چیلنج کر دے. جی بالکل ٹھیک ہے. خالد صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شہری رحمان صاحبہ نے. بہت شکریہ، آپ نے سما کے لیے وقت نکالا. میڈم، سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے کے لیے وفاقی کابینہ کا بڑا اقدام سامنے آیا ہے. کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے سینٹ الیکشن سے متعلق آرڈیننس جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے. کیسے دیکھ رہی ہیں آپ اس سچویشن کو؟ جی دیکھیے، یہ میری سمجھ سے بالا ہے کہ دو باتیں. ایک تو یہ پہلے ترمیم آپ نہ ہی کا بل انٹروڈیوس کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے سب نے دیکھا ساری دنیا نے کہ انہوں نے بغیر کسی کنسلٹیشن، بغیر شراکت داری، خاص طور پہ سینٹ سے کوئی بات کی تھی اور انہوں نے یہ وہاں ترمیمی بل انٹروڈیوس کیا. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، جب حکومت ایک ترمیمی بل لاتی ہے تو وہ خود ایکنالج کر رہی ہے کہ آئین میں ترمیم ضروری ہے. یہ تو انہوں نے اپنا انٹینشن بھی دکھا دیا اور آئین کے بارے میں جو وہ ان کی سوچ ہے وہ بھی سامنے آ گئی کہ ترمیم کی ضرورت ہے، ادروائز وہ بل کیوں لاتے. مگر دوسری طرف یہ اب بات کی جا رہی ہے کہ عدالت میں جو معاملہ زیر التوا ہے آپ اس کو انحصار کر کے آپ وہاں لے جا رہے ہیں، جبکہ آئین صرف وہاں انٹرپریٹ ہو سکتا ہے. پارلیمان اپنے معاملات پارلیمان میں رکھتا ہے، بالادست ہے. ایک تو یہ بھی کر رہے ہیں، وہاں بھی لے گئے ہیں. اور یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں، جب آرٹیکل 226 وضاحت سے کہہ رہے ہیں کہ سارے الیکشن سیکرٹ ہوں گے سوائے 2 کے. ٹھیک ہے، اب سینٹ الیکشن بڑا الیکشن ہے اور اس کو آپ آرڈیننس کے ذریعے بیک ڈور سے کس طرح لا سکتے ہیں؟ یہ تو خود چیلنج ہو جائے گی بات کہ آپ ایک طرف بل لائے ہوئے ہیں اور آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ امینڈمنٹ آئین کا ضروری ہے، لازم ہے کہ یہ امینڈ ہو. اور اس کی دوسری پالیٹکس اسائڈ، آپ اس کی لیگل اس کی حیثیت کیا ہوگی کہ آپ بیک ڈور سے آرڈیننس لا رہے ہیں 120 دن کا، آپ وہ بھی کور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پارلیمان میں لائے. ٹھیک ہے، اس کی لیگل ویلیو کیا ہوگی کہ بیک ڈور سے اس آرڈیننس کو لایا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ شہری رحمان، اس وقت سما سے گفتگو کر رہی تھی.
براہ راست آپ کے لیے چلتے ہیں मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आम रीडर है इस स्टोरी का यूके में, पाकिस्तान में क्या हुआ उस पर मैं आती हूँ, लेकिन यूके में जो एक आम ऑर्डिनरी रीडर है उससे शहबाज शरीफ साहब डिफेम होते हैं, जबकि स्टोरी के अंदर कोई एविडेंस मौजूद नहीं है जो इन एलिगेशंस को साबित करता है। इसलिए उन्होंने हाईएस्ट लेवल ऑफ डेफेमेशन जो चेज लेवल 1 कहलाता है अकॉर्डिंग टू यूके लॉ, जिसके अंदर क्या होता है कि आपने जितने एलिगेशंस बेस किए हैं उससे ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई है कि जो जिसके ऊपर आपने ये एलिगेशन बेस किए और इस केस में शहबाज शरीफ साहब पर, उस पर जानबूझकर ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई है कि उन्होंने करप्शन की है। लेकिन जब डेफेमेशन चेज लेवल 1 लगता है तो इसका मतलब है कि कोई सबूत नहीं स्टोरी में, किसी किस्म का कोई एविडेंस अदालत में नहीं, इसलिए लेवल 1 की हाईएस्ट डेफेमेशन हुई है। और आपको याद होगा कि जिस दिन ये स्टोरी पाकिस्तान में ब्रेक हुई थी उस वक़्त भी शहजाद अकबर ने यूं कागज़ लहराए थे और पूरी स्टोरी की एक एक एलिगेशंस को पढ़कर सुनाया था कि ये शहबाज शरीफ ने किया है, और मीडिया पर ब्रेकिंग न्यूज़ चली थी, पूरे 3 दिन हेडलाइंस चली थी कि शहबाज शरीफ ने, जो यूके की डेली मेल ने एलिगेशंस लगाए हैं ये वाली स्टोरी में, वो शहबाज शरीफ ने करप्शन की है। इन्होंने शहबाज शरीफ के हसद में, बुग़ज़ में, उनकी दुश्मनी के में इतना नहीं सोचा कि जो ये हरकत कर रहे हैं, जो ये 3 बैठे ये जो हरकत कर रहे हैं, ये मुल्क दुश्मनी है। ये शहबाज शरीफ को तो 2.5 साल से आप ये परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा यही कागज़ लहराए गए थे, अल्लाह और रसूल को विटनेस बनाकर कलमे पढ़े गए थे, खुदा की कसमें खाई गई थी कि राना सनाउल्लाह की जीभ से हेरोइन निकली। किधर है हेरोइन? आपको याद होगा कि साफ पानी, आशियाना, गंदा नाला, मुल्तान मेट्रो, लाहौर मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन, आज तक ये कागज़ लहराए जाते हैं कि शहबाज शरीफ ने करप्शन की। आपने आशियाना, साफ पानी की लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट पढ़ी? आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर आशियाना की जजमेंट पढ़ी? साद रफ़ीक के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, आपने सुप्रीम कोर्ट की साद रफ़ीक की जजमेंट पढ़ी? शायद खकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के ऊपर जिस किस्म के इल्ज़ामात लगे, 122 अरब की LNG तो आप खा गए। आप बिजली गैस उस LNG को लेट मंगाने की वजह से आज पाकिस्तान की आवाम वो सज़ा भुगत रही है। वो किधर है? वो किधर गए सारे केसेस? वो किधर गए इल्ज़ामात? आपको शर्म भी नहीं आती? आपको हया भी नहीं आती? आपको ये एहसास नहीं होता जो तमाम जजमेंट्स पाकिस्तान की कोर्ट्स ने दी उसमें इन सब को बरी नहीं, खाली बेल नहीं दी, बल्कि ये कहा कि कोई करप्शन नहीं हुई। कौन जवाब देगा उन दिनों का जो ये सब सजाए मौत की चक्कियों में रहे? राना सनाउल्लाह के ऊपर मैंने जैसे पहले कहा कि अल्लाह ताला को विटनेस बनाकर ये इल्ज़ामात लगाए गए, और वो तमाम जजमेंट्स की तरह ये एक जजमेंट कल यूके की अदालत में आई, और शहजाद अकबर साहब दूसरों की इज्जत उछालते हुए, दूसरों की पगड़ियां उछालते हुए, इमरान साहब दूसरों की इज्जतें उछालते हुए, दूसरों पर इल्ज़ामात, अपनी सियासत को, अपनी नाअहली को, अपनी नालायकी को, अपने झूठों को, अपनी चोरी को, अपने डाके को छुपाने के लिए दूसरों पर इल्ज़ामात लगाते हैं ये जजमेंट। और फिर रात को मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, और उनकी जानिब से कहा गया था कि आज तक कागज़ लहराए जाते हैं कि शहबाज शरीफ ने करप्शन की और इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, लेकिन इन्हें कोई शर्म नहीं आती। डेली मेल के खिलाफ हत्या की इज्जत के केस में लंदन हाई कोर्ट ने पहले मरहले में शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ दुरुस्त तस्लीम कर लिया। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अदालती कार्रवाई सिर्फ आर्टिकल के मायने से मुताल्लिक थी। फिलहाल किसी की हार जीत नहीं हुई। शहबाज शरीफ बमुकाबला डेली मेल केस, लंदन हाई कोर्ट में हत्या की इज्जत केस की समाअत हुई। पहले मरहले में शहबाज शरीफ के मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम कर लिया गया है। लंदन की अदालत अगले मरहले में दोनों फरीकैन से मजीद दलाइल सुनेगी। मुकदमे का हतमी फैसला होने में 18 महीने लग सकते हैं।
शहबाज शरीफ के खिलाफ बरतानवी अखबार डेली मेल में आर्टिकल लिखने वाले सहाफी डेविड रोज ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान में कुछ लोग कह रहे हैं कि लंदन की अदालत ने हमारे शवाहिद को नाकाफी करार दिया है, जो गलत है। जज ने ऐसा कोई कमेंट नहीं दिया। आज की समाअत किसी की भी जीत नहीं, ये बिल्कुल इब्तिदाई मरहला है। शहजाद अकबर का ट्वीट भी सामने आया। उन्होंने डेविड रोज की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आज की कार्रवाई में लंदन की अदालत ने किसी भी फरीक पर हर्जाना आयद नहीं किया। इस कार्रवाई में अदालत को ये तय करना था कि अखबार में छपने वाले आर्टिकल के मतलब और मुआनी क्या थे। बरतानवी अखबार डेली मेल में एक आर्टिकल छपा था जिसमें शहबाज शरीफ और उनके दामाद पर बरतानवी इमदाद में खुर्द बुर्द के इल्जामात लगाए गए थे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मकबूजा कश्मीर आज दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल बन चुका है। जम्मू कश्मीर OIC राब्ता ग्रुप के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि भारतीय फौज काले कवानीन के तहत कश्मीरियों पर मुसलसल जुल्म ढा रही है। उम्मीद है कि कश्मीर का मसला आलमी सतह पर उजागर होगा। The inhuman military siege and communication blockade over occupied Jammu and Kashmir has already lasted 550 days. It is today the largest open-air prison in the world. Operating under draconian laws with complete immunity, the Indian occupation forces are committing unspeakable atrocities and grave human rights violations against the Kashmiri people. I am confident that this meeting of the contact group would help identify action-oriented and practical steps to this end. I wish you success in your endeavors. I thank you. और अहम खबर दें आपको बताएं कि गवाह ने अदालत में बयान दिया है कि डॉक्टर आसिम ने अपने अस्पताल में MKM और लियारी गैंग के दहशतगर्दों का इलाज कराने का एतराफ़ किया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अहम गवाह इंस्पेक्टर निसार ने मजीद क्या बताया, जानते हैं समा के नुमाइंदे इरफानुल हक से। जी इरफान, और क्या क्या इंकशाफात सामने आए? निसार की मौजूदगी में ही डॉक्टर आसिम की फर्ज गिरफ्तारी डाली गई थी और जब मीठा राम हॉस्टल वो पहुंचे हैं तो गवाह का ये कहना है कि डॉक्टर आसिम ने ये एतराफ़ किया कि उनके अस्पताल में दहशतगर्दों का इलाज होता था। बिलखुसूस MKM लंदन और लियारी गैंगवार से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्द जो पुलिस मुकाबलों में और रेंजर्स के मुकाबले में जख्मी होते थे वो हमारे अस्पताल में आते थे, हम उनका इलाज भी करवाते थे। उन्होंने गवाह का ये कहना है कि इस बयान के बाद डॉक्टर आसिम की बाकायदा गिरफ्तारी डाली गई और डॉक्टर आसिम को निशानदेही के लिए उनके अस्पताल भी ले जाया गया। ठीक है, निशानदेही के लिए अस्पताल भी ले जाया गया। इरफान वाला अपडेट करें, आपका शुक्रिया। नगीने लगे उरूसी मलबूसात और उस पर मॉडल्स के जलवे। लाहौर में ब्राइडल वीक के चकाचौंध ने दूसरे रोज भी खूब रंग जमाया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद कुर्बान। खूबसूरत मेकअप, मॉडर्न हेयर स्टाइल्स और गहरे रंगों के अरूसी मलबूसात पहनकर मॉडल्स ने जब रैंप पर वॉक की तो इसने शो को और भी दिलकश बना दिया। मॉडल्स के मोतियों, नगीनों और तिल्ले के काम से मुज़य्यन अरूसी पहनावों और मुनफरिद डिजाइन की ज्वेलरी से रैंप जगमगाता रहा। खरीफ के दूसरे रोज 7 डिजाइनर्स के अरूसी पहनावों की नुमाइश की गई। अदाकारा आयशा उमर, हीरा मानी, मावरा हुसैन, उर्वा हुसैन, साहिबा और शाइस्ता लोधी समेत नामवर शोबी सितारों ने अपनी अदाओं के जलवे दिखाए। फैशन वीक के दूसरे रोज खुशनुमा रंगों और मशरकी सकाफत की तर्जुमानी करते अरूसी मलबूसात मॉडल्स की खूबसूरती को 4 चांद लगाते रहे। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ मोहम्मद कुर्बान, समा लाहौर। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए समा।